जय हिंद। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मेरे पास माइक ना होने के कारण ऐसे ही डायरेक्टली शूट कर रहे हैं। तो आज हम कुछ बेसिकली कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक है आनुवंशिकता के या वंशागति के नियम। जबकि जो आनुवंशिकता की जो परिभाषा है, आनुवंशिकता वो आपके क्लास 12th में वंशागति और विविधता के सिद्धांत के नाम पे है। तो वंशागति, अगर वंशागति होगी तो उसमें आपको वेरिएशन या चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये जो वेरिएशन आएगी, जो विविधता आएगी, उसका कारण है आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब ये होता है कि ऐसे पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। जैसे कि आरएनए हो गया, जैसे कि डीएनए हो गया, जैसे कि क्रोमोसोम हो गया, जीन हो गया। तो ये सभी पदार्थ क्या हैं? आनुवांशिक पदार्थ ना। तो आनुवांशिक पदार्थ की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उन्हीं को हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। और आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। और आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग विलियम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया। बातें यहाँ तक क्लियर हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो अगर किसी भी जीव में विविधता आ रही है, वेरिएशन आ रही है, तो उसका मतलब क्या है कि उसमें युग्मक के निर्माण हो रहे हैं, और उनमें जो वेरिएशन लाने का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? आनुवांशिक पदार्थ। और किसी भी जीव में अगर विविधता है, जैसे अगर आप अपने आसपास देखें तो हर जीव में कुछ न कुछ विविधता पाई जाती है। जो उनके बॉडी के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ हैं, वह विविधता का कारण है। और इसके सापेक्ष में मेंडल ने 3 नियम दिया, जैसे कि प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम, जिसे हम पृथक्करण के नियम से भी जानते हैं। इसके अलावा क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो प्रभाविता के नियम में आपको ये बताया गया बेसिकली कि इसमें जो लक्षण प्रकट होंगे तो कुछ प्रभावी होंगे, कुछ अप्रभावी होंगे। लेकिन इनकी खासियत क्या है कि ये हमेशा जो प्रभावी जीन होगा वो हमेशा अप्रभावी पे हावी होगा। तो इसीलिए मेंडल ने क्या किया कि एक लंबा पौधा लिया, जिसके लिए उन्होंने कैपिटल टी का इस्तेमाल किया, और दूसरा पौधा लिया बौना पौधा, जिसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया स्मॉल टी। जब दोनों को F1 पीढ़ी में संकरण कराया गया, जब उसका F1 पीढ़ी निकाला गया, तो F1 पीढ़ी में वहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी आए, जो कि पौधे कैसे थे? लंबे थे। लेकिन जब लंबे और लंबे पौधों के बीच में पुनः संकरण मेंडल ने कराया, तो पाया कि उसमें से कुछ पौधे क्या हुए? लंबे आए, और कुछ पौधे क्या आए? बौने। अब जो पौधे लंबे आए वो प्रभावी थे, जबकि जो पौधे बौने आए वो क्या थे? अप्रभावी थे। तो उसमें से जो पहला और दूसरा और तीसरा, मतलब कि कैपिटल टी, फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, लास्ट में स्मॉल टी, तो उसमें से 3 पौधे जो हैं वो लंबे आए, जबकि एक पौधा क्या आया? बौना आया। तो इसका जो अनुपात है वो कितना हो गया? 3:1, जिसमें से 3 लंबे पौधे हैं, जबकि एक बौना पौधा है। फिर मेंडल का दूसरा नियम आता है। तो मेंडल का जो दूसरा नियम है वो पृथक्करण का नियम है। तो उसमें मेंडल ने समझाया कि इसमें मान लीजिए अगर 2 जीन अगर किसी भी उनको जो है कि मिस कर दिया जाए, अगर उनको आपस में मिला दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी पीढ़ी में वो अपने आप को पृथक कर लेते हैं। जैसे कि अगर लाल पुष्पों को सफ़ेद पुष्पों के बीच में संकरण कराया गया,
तो जैसे लाल पुष्पों के लिए उन्होंने सिंबल क्या लिया, कैपिटल आर कैपिटल आर, जबकि सफ़ेद पुष्पों के लिए क्या लिए, स्मॉल आर लिया। तो उन्होंने स्मॉल आर चुनाव किया। तो जब कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में संकरण कराया गया तो उससे जो पुष्प प्राप्त हुए वो गुलाबी थे। और क्या प्राप्त हुए, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो पुष्प कैसे प्राप्त हुए, गुलाबी। F1 पीढ़ी में। लेकिन जब गुलाबी पुष्पों के बीच में पुनः संकरण कराया गया, जब गुलाबी पुष्पों के बीच में पुनः संकरण कराया गया F2 पीढ़ी में, तब उसमें कैसे पौधे प्राप्त हुए, वो कैसे पुष्प प्राप्त हुए, तो उसमें से एक लाल, 2 गुलाबी और 1 सफ़ेद, 1:2:1। मतलब एक लाल अपने आप को अलग कर लिया, गुलाबी 2 हो गए और 1 सफ़ेद हो गया, तो अपने आप को पृथक कर लिया ना। इस कारण जो मेंडल का जो दूसरा नियम है वो पृथक्करण का है। उसमें हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि अपूर्ण प्रभाविता भी है, उसके बाद सप्रभाविता भी है। सप्रभाविता जो है ब्लड के रूप में दिया गया, जो कि एप्लीकेबल नहीं था। उसके बाद जो है कि अपूर्ण प्रभाविता है ना। तो उसके बाद तीसरा नियम आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसमें कहा कि जब एक से अधिक यानी कि बहुजीनी मतलब जबकि एक से अधिक जीनों को आपस में सम्मिश्रित करके उनके बीच में संकरण कराया जाता है, तो ये क्या करते हैं, किसी न किसी पीढ़ी में क्या करते हैं, अपने आप को उनसे पृथक कर लेते हैं। तो उन्होंने 2 प्रकार की आकृति चुना। तो एक तो पीले गोल, एक तो पीले थे और दूसरा गोल थे, 2 कैरेक्टर इसमें है। और एक तो हरा था, दूसरा झुर्रीदार था। तो पीले गोल के लोले उन्होंने क्या लिया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। जब उधर क्या लिए, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो जब इसको F1 जनरेशन में कराया तो उसमें पीले गोल ही आए, तो जिसमें से आया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो F1 में पीले गोल ही आए, जो कि पहले नियम में भी ऐसा था, दूसरे नियम में भी ऐसा आया और तीसरे नियम में भी F1 में वही आए जो प्रभावी लक्षण थे। लेकिन जब इसी को पीले गोल के और पीले गोल दोनों के बीच में संकरण कराया गया तो उसका जो अनुपात था वो था 9:3:3:1, 9:3:3:1, जिसमें से 9 गोले थे, 9 पीले गोल थे, जबकि 3 क्या थे, पीले झुर्रीदार थे और 3 हरे गोल थे और 1 हरे झुर्रीदार। तो ये तो रहा मेंडल का नियम। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।